दिख रही है क्या स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। हाँ खुशी, तो क्या पूछ रही थी? नॉन फेरस अलॉय का दो कैटेगरी, वो ना? यस मैम। अच्छा ओके। अलॉय का दो कैटेगरीज है। एक कैटेगरी इज फेरस, जिसमें रहता है यानी आयरन के कंपाउंड। दूसरा कैटेगरी है कि जिसमें आयरन का कंटेंट कम होता है या होता ही नहीं है, तो उसको हम लोग नॉन फेरस बोलते हैं। ठीक है। तो दो कैटेगरीज में डिफरेंस क्या है? आयरन का ही डिफरेंस है, दोनों में आयरन का ही डिफरेंस है। जस्ट एक मिनट रुकना। हाँ हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ अलॉय में दो कैटेगरीज है बोल रही थी मैं। फॉर्मेशन ऑफ अलॉय में दो कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है फेरस कंपाउंड्स, दूसरा कैटेगरी है नॉन फेरस। ओके। दोनों में का डिफरेंस क्या है कि देखो, फेरस कंपाउंड्स या फिर फेरस अलॉयज वो होंगे जिसमें है ना आयरन प्रेजेंट होगा। ओके, उनके मिक्सचर में। अलॉय इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर ना। अलॉय के मिक्सचर में आयरन का कंटेंट होगा। ओके। और कैसा कंटेंट होगा? ज्यादा होगा। ओके, थोड़ा मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। इसका एग्जांपल्स क्या क्या है? निकल, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये इससे मिलके जो अलॉयज बनते हैं ना, वो। नॉन फेरस में क्या होता है? नॉन फेरस में ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ओके, देयर कैन बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स दूसरे आयरन को छोड़ के, अदर देन आयरन, अदर देन आयरन with some non-transition elements, with some non-transition elements। मतलब देखो, नॉन फेरस मतलब उसमें आयरन नहीं होगा, उसमें Fe26 ये प्रेजेंट ही नहीं होगा, पर उसमें कोई और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो सकते हैं। डी ब्लॉक के साथ ही देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हो, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो। ठीक है। तो देर कैन बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स अदर देन कार आयन, एंड विथ दे विल बी प्रेजेंट विथ सम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, यानी कि सल्फर हो सकता है, फिर कार्बन इटसेल्फ, कार्बन नॉन ट्रांजिशन है ना, तो कार्बन हो सकता है। तो फेरस और नॉन फेरस का मेजर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आयरन होता है, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे दूसरे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होंगे, उनके साथ एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस यही है, आयरन है यहाँ पे नहीं है, बस उतना ही है। ठीक है खुशी? यस मैम। ओके, वो थोड़ा टेक्स्ट बुक का लाइन कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है कि ऐसे दिया है ट्रांजिशन एलिमेंट विद अदर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बट जैसे जैसे लिखा है ना, वैसा वैसा ही उसका मतलब है कि कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं और उनके साथ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन का मतलब डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, और नॉन ट्रांजिशन का मतलब एस ब्लॉक पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। ठीक है। तो आज अपने को ना वो प्रिपरेशन करना था। मैंने क्या सोचा है पता है कि एज इफ वो पोर्शन से कट हो गया है, तो ना हम लोग थोड़ा सा उसको स्पीड में लेके जाएंगे। मतलब मैं तुमको हर एक प्रिपरेशन नहीं दिखाऊंगी, जो एंट्रेंस में एक्चुअली जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं ना, वही करेंगे। बिकॉज तुम्हारा, मैं बोलती हूँ, पेज नंबर कितना था वो, 175 से लेके तुम्हारा डायरेक्टली पोर्शन कट हुआ है अप टू एफ ब्लॉक पे डायरेक्टली चालू होता है, तो 180 तक ये 5 पेजेस कट हो गए। ओके। तो मैं प्रिपरेशन है ना थोड़ा सा फास्ट लूंगी। मतलब फास्ट मतलब ऐसे नहीं कि तुमको समझ में नहीं आएगा, बट
ऐसे लेने वाली हूँ कि जिसमें ना मेजर कंसेप्ट है ना वो कवर अप हो जाए, मतलब तुमको ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि छूट गया है, और ये भी नहीं कि कुछ मतलब हम लोग ज्यादा ही पढ़ लेंगे लेकिन वो आएगा नहीं तो अगेन प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कंपाउंड्स ऑफ एमएन एंड सीआर, ठीक है। तो इसमें अपने को दो कंपाउंड्स का प्रिपरेशन करना था, KMnO4 का करना था और K2Cr2O7 का करना था, दो का करना था। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था विद KMnO4 से। तो KMnO4 में हम लोग ने एक रिएक्शन ऑलरेडी देख लिया था विच वाज केमिकल ऑक्सीडेशन। तो KMnO4 का रिएक्शन किसी को याद है कि क्या था? लास्ट टाइम हम लोग ने लिखा भी था बेसिक रिएक्शन कि कौन से स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। Magnesium Manganese dioxide. oxide, caustic, potassium, and potassium chloride. हाँ करेक्ट। एंड और एक था ना, इसका नाम क्या है लास्ट वाले का? पोटेशियम Potassium chloride. Potassium chloride. क्लोरेट, यस। इसको हीट करना है एट अ हायर टेम्परेचर, तब तुमको मिलता है के K2MnO4 प्लस KCl प्लस वाटर। अभी तुम ध्यान से देखोगे ना तो अभी अपना प्रोडक्ट एक्चुअली में आया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि पोटाशियम 2 है तो तुम अगर देखोगे ना तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस है। यहाँ पे KMnO4 है और यहाँ पे K2MnO4 है। तो इसके लिए भी फर्दर अपने को रिएक्शन करने पड़ते हैं, तभी जाके अपना एक्चुअल प्रोडक्ट अपने को आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं पता है? ये फर्स्ट रिएक्शन है। इसका ही सेकेंड पार्ट ये है कि हम ये वाले अपने प्रोडक्ट को लेंगे K2MnO4। एक बार मुझे लिखने दो, हाँ, फिर मैं तुमको अच्छे से उसका मीनिंग समझाती हूँ। इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं विथ CO2 गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, इसमें कोई भी कैटलिस्ट नहीं, कोई भी हीट नहीं, कोई भी टेम्परेचर नहीं, तब अपने को मिलता है KMnO4 प्लस MnO2 प्लस 4KHCO3। रुको, हाँ, ये थोड़ा सा उधर कर लेते हैं हम लोग। टेक्स्ट बुक में ना कुछ कुछ लाइन ऐसे लिखे कि समझ ही नहीं रहा है। नहीं, ये प्रिपरेशन है ना, तो ना इसको खाली फुकट उन लोग ने कॉम्प्लिकेटेड किया है। मैं तुमको इजी वे में अभी बोल देती हूँ कि ये क्या है, इसको कैसे याद रखना है। मुझे जस्ट 1 मिनट रिएक्शन को कंप्लीट लिखने दो। मैं तुमको ना स्टेप वाइज बोलती हूँ कि कैसे इसको याद रखना है। वैसे तो रिएक्शंस को याद नहीं करना है बिकॉज अगेन तुम्हारे बैच के लिए ये कट आउट हो गया, यानी इसमें से कुछ भी नहीं आएगा तुमको। बट स्टिल एंट्रेंस में ना क्वेश्चन आ जाते हैं कि मतलब ऐसा दिया होगा, ए दिया है, सपोज करो ये ए है तुम्हारा, ए दिया है, बी दिया है, सी के जगह पे क्वेश्चन मार्क है और प्रोडक्ट दिया है। ऑर्गेनिक में तुम लोग ने ऐसे वाले क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन तुम लोग दे देते हैं, या फिर है ना एक स्टोइचोमेट्री का भी क्वेश्चन आता है। हाँ, स्टोइचोमेट्री का मतलब क्या पता है? ये गुल कर देते हैं, ये बैलेंसिंग का जो पार्ट होता है ना वो निकाल देते हैं। ओके, तो ऐसे इसके लिए मैं ये ले रही हूँ। बोर्ड्स के लिए तुमको नहीं होगा ये, मतलब बोर्ड्स के लिए कट हो गया है उतना पेज नंबर 175 से। तो इसके लिए सिर्फ एक बार देखो, अगर तुमको बोर्ड्स के लिए नहीं प्रिपेयर करना है, जो लोग JEE नीट नहीं दे रहे हैं उनको तो मतलब नहीं पढ़ना है, फिर भी सुन लो, नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा। ओके, हाँ, तो ये देखो, ये अपना फर्स्ट स्टेप था, दिस इज स्टेज 1। स्टेज 1 में हम लोग ने 3 स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट्स लिए, ओके, 3 स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट्स लिए एंड उनसे हमको एक कॉम्प्लेक्स मिला विच इज K2MnO4 विच इज अ इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है। इंटरमीडिएट ये स्टेप है अपना, मतलब अभी तक प्रोडक्ट नहीं आया ना, हम लोग बीच में ही है, तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। अभी ये क्या है, तुम पूछोगे मैम ये क्या है? तो ये भी पोटेशियम मैग्नेट ही है, मतलब अपना जो प्रोडक्ट है ना उसके इक्वल ही है, उधर ही आता है, ठीक है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है? ये इस प्रोडक्ट का जो नाम है दैट इज पोटेशियम
ठीक है, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ना अपने को, वो डिस्प्रपोर्शन में आ रहा है। मतलब अपने को देखो, हाँ प्रोडक्ट में क्या चाहिए था, KMNO4 चाहिए था। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे K2 है, बाकी का सब सही है। तो इसको क्या बोलते हैं पता है, ये कैसा टाइप का इंटरमीडिएट बन गया, ये डिस्प्रपोर्शन हो गया। मतलब अपने को जो चाहिए था वो मिला ही नहीं अपने को ना, ये एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को सेकंड स्टेज इसका करवाना पड़ता है। सेकंड स्टेज में हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो इंटरमीडिएट आया है ए को लेंगे, रिएक्ट करवाएंगे विथ CO2 विथ वाटर मॉलिक्यूल, तभी अपने को अपना प्रॉपर प्रोडक्ट आएगा। बाय प्रोडक्ट में अपने को 2 आयन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना पूरा रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी ये जो है ना, ये इंटरमीडिएट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। दिस इंटरमीडिएट, इस पे नीट में क्वेश्चन आ चुका है और JEE में भी आ चुका है। व्हाट इज द कलर, इसको लिख लो, हाँ, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस कंपाउंड, कलर ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। तो इसका जो कलर होता है ना, इट इज ग्रीन। इसको प्लीज लिख लो, JEE नीट वाले बच्चे लिखेंगे इसको। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। इसका मीडियम भी कभी कभी पूछते हैं, तो ये न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक कंपाउंड है, ओके, न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक कंपाउंड है ये अपना। तो दिस इज ए इम्पॉर्टेंट थिंग, हाँ, ये प्लीज 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 लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, बट इसको प्लीज लिख लो। आपने लास्ट टाइम डीप पर्पल बोला था, ब्लैक। अरे हाँ, वो इंटरमीडिएट बना है ना, इसका जो कलर होता है ना, इसका अपने प्रोडक्ट का, वो पर्पल होता है, पर्पल, डीप पर्पल, ब्लैकिश कलर। लेकिन ये अभी देखना, अपना वो प्रोडक्ट नहीं आया है ना, लास्ट टाइम हम लोग ने एक ही रिएक्शन किया था, ओके। तो वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो आएगा क्या उसका कलर? हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, आयन्स चेंज हो रहे हैं ना, एटम्स का काउंट देखो ना, यहाँ पे KMNO4 है और इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा ना। यहाँ पे 2 के आयन्स प्रेजेंट है, कुछ तो डिफरेंस होता होगा, ओके। अभी देखो, हाँ, इसको पोटेशियम पर मैग्नेट क्यों बोल रहे हैं, एक ही के है, ओके। अभी इसको पोटेशियम मैग्नेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 2 केज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऐसे ही, मतलब ऐसे थोड़ा सा लिंक लगाओ, ऐसे अपने को बायाट करने का रहेगा ना, तो अपने शॉर्टकट खुद ही बना लेने के। तो बोलने की बात ये है बच्चा लोग कि यहाँ पे ना फर्स्ट स्टेप में अपने को इंटरमीडिएट आ रहा है, जो कि डिसप्रपोर्शन वाला है, मतलब कि ये क्लोज है पर अपना प्रोडक्ट नहीं है। तो जब भी ये चीज हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है, बिकॉज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुमको आंख को दिख रहा है ना, तुम कंपेयर करो, ये 2 चीजें सेम है क्या, नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ डिफरेंस। अभी वो डिफरेंस कहाँ पे है, तो इनके कलर से तुमको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बना है, ओके। इसका कलर जो रहता है वो डार्किश ग्रीन होगा, तो तुमको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट अभी तक आया नहीं है, क्योंकि अपने को पर्पल चाहिए ना, तो ये नहीं आया है अभी तक। तो इसके लिए सेकंड स्टेप हम लोग करते हैं, स्टेज 2 हम लोग करते हैं कि हम लोग इसको अलग करेंगे। ये जो K है ना, एक अपने को निकालना पड़ेगा ना आयन उसका, तो उसको अलग करने के लिए व्हाट वी डू इज वी रिएक्ट दिस विथ CO2 एंड H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तो तभी अपने को अपना मेन कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, विच इज डार्क पर्पल इन कलर, मतलब पर्पल ब्लैक जो बोला था मैंने, पिक्चर दिखाया था, वैसा टाइप का अपने को ये वाला कंपाउंड मिलेगा। इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलते हैं। अच्छा, इतना हो गया, ये दोनों स्टेप्स हो गए। ये कंपाउंड जो अपने को मिल रहा है ना, वो कैसे मिल रहा है तुम देखो, हाँ, कंपाउंड के साथ 2 बाई कंपाउंड मिल रहे हैं। तो इसको ऐसे ही ले सकते हैं क्या हम लोग, ऐसे ही ले सकते हैं बाई कंपाउंड्स, अगर सेम बीकर में होंगे तो, बाय प्रोडक्ट्स सेम ही बीकर में होंगे तो ले सकते हैं क्या? ये पूरा पार्ट एक बार वापस बताओ, कुछ नहीं समझ में आ रही है। यस मैम, कुछ नहीं समझ। ये नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है, रुको रुको रुको। अभी ना
एक पहले वाला जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में लिखा था ना, स्टेज 1, जिसके बाद हम लोग ने यूजेस लिखे थे, वो वाला पेज खोलना। हाँ, जो हम लोग ने लिखा था वो वाला पेज खोलना। ठीक है, हाँ, अभी मुझे बोलो हम लोग कंपाउंड कौन सा बना रहे? कंपाउंड कौन सा बना रहे हैं हम लोग अभी? KMnO4 बना रहे। KMnO4 का नाम 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 क्या है? ये तो फॉर्मूला हुआ ना, नाम पोटेशियम क्या पर है? मैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, अभी क्या करना है अपने को? अभी जो मैं तुमको एक प्रिपरेशन सिखाने वाली हूँ ना, 2 प्रिपरेशन टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। हम लोग पहला वाला कर रहे हैं, केमिकल ऑक्सीडेशन वाला। ठीक है, इस पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, हम लोग ये वाला कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुमको KMnO4 बनाना है तो तुमको क्या क्या लगता है? हमें लगेगा MnO2। इसका नाम क्या है MnO2 का? मैग्नीज ऑक्साइड। हाँ, मैग्नी डाइऑक्साइड आएगा, 2 है ना, तो डाइऑक्साइड आएगा। ओके, प्लस हम लोग को लगेगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ KHO भी लास्ट टाइम बोला था। कॉस्टिक इसको हम लोग, हाँ, इसको हम लोग प्यार से कॉस्टिक पोटाश भी बोलते हैं। प्लस और एक चीज लगता है अपने को, इसका नाम क्या? पोटेशियम क्लोराइड। करेक्ट। किसी ने तो कुछ तो बोला, मुझे रोबोट जैसा आवाज सुनाई दिया। मैम मैंने नहीं बोला, कोई और था वो। अरे मैंने बोला हाँ, किसी ने तो कुछ तो बोला, मुझे रोबोट जैसा आवाज सुनाई दिया। मैंने तेरा नाम नहीं लिया। ओके, इससे अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इससे अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हाँ, इससे अपने को प्रोडक्ट क्या मिलता है? हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ K2MnO4 प्लस KCl प्लस 3H2। ठीक है, ये अपने को मिला। ओके, इतना हम लोग ने किया था लास्ट टाइम। अभी मैं क्या तुमको पूछ रही हूँ, ये KMnO4 बनाने हम लोग निकले थे ना, बन तो ये गया, क्या ये सेम है? नो मैम। हाँ, बात तो एक ही एक्स्ट्रा की है, बट एक्स्ट्रा नहीं चलता है ना, वो कंपाउंड अलग हो जाता है। तो ये कौन सा कंपाउंड अभी अपने को मिला है? दिस इज पोटेशियम। हाँ, तो इसमें डिफरेंस क्या है पता है? हम लोग जो ढूंढ रहे थे ना, वो पर्पल कलर का, डार्क पर्पल। ठीक है, ये जो अपने को कंपाउंड मिल रहा है दैट इज डार्क ग्रीन। ओके, तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा? ये जो एक्स्ट्रा 2 आयंस है इनको निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो अपना कंपाउंड कैसे बनेगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये स्टेज 1 का रिएक्शन हो गया। स्टेज 2 के रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो अपना यहाँ पे इंटरमीडिएट आया था उसको हम लोग लेंगे, जिसमें से अपने को पोटेशियम परमैंगनेट मिलेगा उसको लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड विथ वाटर। तब तुमको क्या मिलेगा? तब तुमको ओरिजिनल माल मिलेगा अपना, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट विथ सम बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, विथ सम बाय प्रोडक्ट्स। अभी तुम मुझे बोलो, ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये अपना कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट है, करेक्ट? अभी स्टेप 2 में अपना कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट आया है। ठीक है, ये जो होगा ना वो होगा पर्पल ब्लैक कलर का, डार्क पर्पल कलर का। ओके, ये अपना कंपाउंड है। अभी ये कंपाउंड जो है ना वो बाय प्रोडक्ट्स के साथ आया है,
तो इसको बाय प्रोडक्ट से अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक ही बीकर में आया होगा ना रिएक्शन, हम लोग ने एक ही बीकर में किया, करेक्ट है? तो ये बाय प्रोडक्ट्स इसके साथ में बने हैं, तो ये बाय प्रोडक्ट्स को अलग करना होगा इससे, अपने मेजर कंपाउंड से। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मैम अगर वो गैसेस रहेगा तो उसको हिट कर देंगे और निकल जाएगा बाहर। नहीं, यहाँ पे कोई भी गैसियस नहीं है बेटा, यहाँ पे सब लिक्विड्स और सॉलिड्स है। तो क्या करोगे? हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है प्रोसेस एक। क्रिस्टलाइजेशन। हाँ करेक्ट, हम लोग इस पे परफॉर्म करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन 2 और मोर सॉल्यूट्स आर देयर, हम क्या करते हैं? हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्योंकि हर एक सॉलिड का क्रिस्टल आउट होने का टाइम अलग अलग होता है ना, वो अलग अलग टाइम पे आ जाएगा क्रिस्टल होके। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन टू बी मोर प्रिसाइज, हम लोग ने ये पढ़ा था। ओके, तो हम ये तीनों को अलग करने के लिए क्या करते हैं? वी यूज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अभी इसको फिल्टर करने के लिए भी हम क्या यूज करते थे? वॉट्समैन फिल्टर पेपर यूज करते थे ना, वॉट्समैन फिल्टर पेपर नंबर 41। लेकिन है ना, ये प्रोसेस में हम लोग फिल्टर पेपर को यूज नहीं करते, हम लोग ग्लास वूल को प्रेफर करते हैं। मैंने तुमको ग्लास वूल भी दिखाया था सेम चैप्टर में, याद है कि तुमको ग्लास वूल किसके लिए यूज किया था हम लोग ने? नहीं, क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बेस में हम लोग ग्लास वूल डालते, नहीं यार? ठीक है, छोड़ दो। हाँ, तो इसको अलग करना पड़ेगा बाय प्रोडक्ट से, तो उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं हम लोग। क्रिस्टलाइजेशन से क्या होगा? अपना जो प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने को मिल जाएगा। ओके, एंड इसके जो क्रिस्टल्स आते हैं बहुत डीप पर्पल कलर के रहते हैं, ऐसे ब्लैकिश ही दिखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा तुमने क्वांटिटी में इसको ले लिया है ना, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर प्रोडक्ट आ गया है तो क्या होगा? ऐसे ब्लैकिश ही दिखेंगे मोस्टली, बट उसको पानी में डालोगे तो तुमको ऐसा डीप पर्पल, जो थोड़ा सा ना कोकम शरबत होता है ना वैसा वाला कलर दिखता है, बट वो भी थोड़ा डार्क। हम लोग जो पीते हैं वो रेडिश कलर का हो जाता है ना, नहीं उससे भी डार्क पर्पल कलर का आता है। लास्ट टाइम हम लोग ने जो फोटो देखा था ना, वही वही सेम। ठीक है, तो ये अपना क्या है? ये दो रिएक्शंस मिलके तुम्हारा केमिकल ऑक्सीडेशन का पूरा प्रिपरेशन होता है। ओके, अभी तुमको शॉर्ट नोट तो लिखना नहीं है क्योंकि ये डिलीटेड पोर्शन में चला गया। तुमको यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं पता है? तुमको यहाँ पे पूछ सकते हैं व्हाट आर द स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट्स यूज, मतलब स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या यूज कर रहे हो, स्टार्टिंग के लिए तुमको क्या क्या कितने मोल में लग रहा है वो पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है इन बिटवीन दिस टू कंपाउंड्स, कलर डिफरेंस पूछ सकते हैं। अभी क्या हो जाता है पता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पता है कि तुम लोग को ये वाला कंपाउंड दे देंगे और ऑप्शन में उसके कलर रखेंगे, लेकिन तुम घाई में उसको पढ़ोगे KMnO4 और डार्क पर्पल लिख के आ जाओगे। सो दिस इज अ क्वेश्चन जो बहुत बार आ चुका है, तो इसके लिए मैंने तुमको बोला कि इसका एक नोट कर लो। अभी ये समझा क्या दोनों रिएक्शन के स्टेप्स? यस मैम। ओके, पक्का? आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है, इसको लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। और ये वाला प्लीज हाईलाइट करके रखना, हो सकता है कि तुम्हारा अभी जो एंट्रेंस का एग्जाम हो वगैरह उसमें ये क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू डी ब्लॉक। दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू डी ब्लॉक, कोई और चैप्टर का भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, बिकॉज KMnO4 इज कैटलिस्ट ऑल्सो फॉर मेनी रिएक्शंस, तो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग ने किया, दैट वाज केमिकल ऑक्सीडेशन। फिर हम लोग ने ना इसका यूजेस भी किया है। अभी टेक्स्ट बुक में ना और एक दिया हुआ है तुमको प्रिपरेशन, ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, बट उस पर इतना क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बहुत छोटा सा रिएक्शन है, उस पर ज़्यादा कुछ थियोरी भी इन्वॉल्व नहीं है, तो वी विल स्किप दैट
एंड हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं टू K2Cr2O7 का प्रिपरेशन। यूजेस हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। वाई आई एम स्किपिंग दैट इज बिकॉज तुमको डिलीट हो चुका है, एंट्रेंस के बुक में भी ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, दैट्स वाई आई एम स्किपिंग इट। ओके, एक ही प्रिपरेशन है तुम्हारे एंट्रेंस के सिलेबस में, दैट इज दिस वन। ओके, अभी अपने को क्या करना है, K2Cr, एक मिनट मैं लिख देती हूँ, K2Cr2O7, ठीक है। इसका नाम क्या है पता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अभी इसका अपने को क्या करना है, इसका प्रिपरेशन करना है। तो अगेन देयर आर इन टोटल 3 स्टेजेस इन दिस रिएक्शन। ठीक है, 3 स्टेज का अपना रिएक्शन है, डिफिकल्ट नहीं है, बस तुमको थोड़ा सा याद करने वाला चीज है ये। 1-2 बार लिखोगे ना तभी याद होगा। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे बोलने में बहुत क्या बोलते हैं, फटाक से हो जा रहे हैं, बट है ना, इसको तुमको थोड़ा बहुत लिख के ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक ऑर्गेनिक कि तुम पूरा मैकेनिज्म कर रहे हो तो याद नहीं रहते इनऑर्गेनिक के रिएक्शन ना, तो तुमको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा 2-3 बार लिखोगे ना ये रिएक्शन तो प्रैक्टिस हो जाएंगे। वैसे तो बोर्ड्स में नहीं है तुमको, तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, बट स्टिल मैं बोलूँगी लिख लेना, एंट्रेंस में याद रहेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, पहले अपनी को क्या लगने वाला है? तुम लोग ने क्रोमेट और ऐसा सुना है क्या 10th स्टैंडर्ड में? क्रोमेट और नहीं, इसका भी याद नहीं आ रहा ना, 11th का याद नहीं आ रहा, तो क्रोमेट और कैसे याद आएगा 10th स्टैंडर्ड का? तो फिर भी कोई है क्या जिसको क्रोमेट और पता है? Fe का ओ, में था। हाँ मेटलर्जी में था क्रोमेट और पढ़े, क्रोमेट और नहीं आता था। हाँ, उसका ना फॉर्मूला चाहिए सिर्फ अपने को, बाकी कुछ नहीं चाहिए वैसे। FeO.Cr2O3, ठीक है। ये तुम लोग ने बहुत सारे ओर्स पढ़े होंगे, हेमेटाइट और, आयरन पायरेट, सिडराइट ना, ऐसे बहुत सारे ओर्स पढ़े होंगे, जिंक ब्लेंड, ये सब ऐसे सब होगा तुमको। तो उसमें ना एक क्रोमेट ओर करके था, तो उसका सिर्फ अपने को फॉर्मूला चाहिए। तो ये है क्रोमेट ओर, प्लस इसमें और एक चीज अपने को लगने वाली है, दैट इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एनहाइड्रस का मतलब जानते हो क्या होता है? एब्सेंस ऑफ वाटर। इन एब्सेंस ऑफ Without the वाटर, water. विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, यस। तो ये एनहाइड्रस, सोडियम के लिए Na एंड कार्बोनेट इज CO3। ओके, तो ये दोनों ऐसे केमिकल्स है जो अपने को पता थे। क्रोमेट और थोड़ा सा भूलने को हो गया होगा, तो या इजी है, रिमेम्बरिंग के लिए इजी है। ओके, आयन होता है और Cr होता है, इतना याद करो, और दोनों के बाजू में ऑक्सीजन होते हैं। ओके, इसके साथ अपने को लगने वाले 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 अपने को लगेंगे यहाँ पे। ओके, इतना हो गया। अभी प्रोडक्ट क्या आता है तुमको पता है? प्रोडक्ट इज सोडियम क्रोमेट, 8 molecules of we get sodium chromate, प्लस अपने को 2 बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगे, एक आयन का ऑक्साइड आ जाएगा और एक गैस निकलेगा विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, पता है मुझे, पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा ऐसे हेवी लग रहा है, तुमको इसको याद कैसे करना है? पहली बात, क्रोमेट और को याद करना पड़ेगा। इसको याद करने के लिए क्या करो पता है? याद रखो कि क्रोमेट और में ना 2 चीजें होती है, एक Fe है, एक Cr है। ओके, अभी दोनों के साथ है ना ऑक्सीजन है। ओके, बस FeOSi है यहाँ पे 2 and 3, ये बन गया तुम्हारा क्रोमेट और। 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट तुमको 2-3 बार हो चुका है, तो आई बिलीव ये तो याद हो ही जाएगा, Na।
सोडियम ऐसा बोलते हो और कार्बोनेट, तो NaCO3। ऑक्सीजन में कोई याद करने वाली बात नहीं है, ऑक्सीजन लगने वाले हैं अपने को 7 मॉलिक्यूल्स। अभी मॉलिक्यूल्स को भी याद रखना है तो ऐसे कर सकते हो, क्या करो, लीस्ट नंबर से चालू करो, 4 7 8। मैं इनऑर्गेनिक के सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है ना, और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है ना। क्या 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 क्या, हाँ मैंने Na2 नहीं लिखा ना, यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस करेक्ट, वेरी गुड सुशील, नाइस कैच, मैं भूल गई थी लिखना। हाँ मैं क्या बोल रही थी पता है, मैं कैसे रिएक्शंस को याद करती थी, ऐसे ही याद करती थी, शॉर्ट फॉर्म्स बना देती थी उनके। अरे ये ऐसे क्यों हो रहा है, ओ, 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 हाँ मैं ऐसे ही रिएक्शंस को याद कर लेती थी कि ना पहले क्या करना है, क्रोमेट और लिखना है, तो FeOCr2O3 ये बन गया। ओके, सेकंड क्या था, मेरे को सोडियम कार्बोनेट चाहिए, अनाइड्रस है याद रखो, Na2CO3 ये हो गया, प्लस ऑक्सीजन। अभी इसका जब भी मोल्स याद रखने हैं ना, तो कैसे, मतलब ये मेरा ट्रिक है, तुमको यूज करना है तो तुम कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारे पास कोई और रहेगा तो वो भी बोलो। क्या करती थी पता है, एक कोई भी नंबर को याद करो, ये वाला 4 है ऐसा याद कर लिया, तो नेक्स्ट वाला जो था ना इसका डबल है, ऐसे ऐसे मैं एक एक को मतलब याद कर लेती थी, मेरा याद ऐसे रह जाता था। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा ट्रिक है तो तुम वो भी अप्लाई कर सकते हो। अभी प्रोडक्ट में अपने को आ रहा है 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CrO4, दैट इज सोडियम क्रोमेट, एंड एक आयरन का बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन के साथ, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये है अपना स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1। अभी स्टेज नंबर 1 से क्या अपने को अपना प्रोडक्ट आया है, लिख लो, हाँ लिख लो साथ ही साथ में, स्टेज नंबर 1 से अपने को अपना प्रोडक्ट आया है क्या? नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। तो आगे लेके जाना है अपने को, तो क्या करना पड़ेगा, अभी हम करेंगे स्टेज 2। स्टेज 2 और भी सिंपल है, अपने मेन कंपोनेंट को ले लो, इंटरमीडिएट को ले लो, सोडियम क्रोमेट को ले लो। ठीक है, अभी सोडियम क्रोमेट को हम जब लेंगे तब बल्क में नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उसका लेते हैं। ओके, बल्क में पूरी तरीके से नहीं लेते। इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं विद H2SO4। ओके, H2SO4 एसिड के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं। ओके, तो एसिड के साथ रिएक्ट करवाने के बाद क्या होता है, अपने को और एक इंटरमीडिएट मिलता है विच इज Na2Cr2O7 प्लस सॉल्ट मिलता है NaCl प्लस Na2Cr2O7 प्लस वाटर। ओके, अभी ऐसा अजीब प्रोडक्ट क्यों आया है अपने को, बिकॉज अगर तुम देखो तो ये थोड़ा सा सॉल्ट जैसा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से सॉल्ट जैसे हैं, बिकॉज यहाँ पे सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव आयन बन सकता है, एंड ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव आयन बन सकता है, करेक्ट। तो उसके थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक सॉल्ट जैसे, सॉल्ट को तुम यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हो विथ एसिड। ठीक है, सॉल्ट को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं विथ एसिड, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अपने को एक इंडिविजुअल सॉल्ट मिल रहा है विच इज NaCl। ठीक है, NaCl एक इंडिविजुअल अपने को सॉल्ट मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे पता है, ये हाइड्रेट बन गया है। ओके, हाइड्रेट मतलब जिसके साथ भी वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है ना, उसको हम लोग हाइड्रेट बोलते हैं। सो दिस इज अ हाइड्रेट कंपाउंड फॉर्म। ओके, हाइड्रेट कंपाउंड अपने को मिल गया है, और उसी के साथ साथ अपने को यहाँ पे क्या मिला है, नॉर्मल अपना सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। अगेन आई नो इसको याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो सोडियम डाइक्रोमेट कैसे याद रख सकते हो, देखो इतना ना डिफिकल्ट नहीं है, सोडियम है इसमें और 2 Cr है, तो ये हो गया सोडियम डाइक्रोमेट। ओके, और इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, ऐसा याद कर लो कि सोडियम डाइक्रोमेट को कैसे याद करेंगे, Na2Cr2
O7, ओके। उसके साथ अपने को मिला है एक सॉल्ट, प्योर सॉल्ट विच इज NaCl, NaCl मिल गया। अभी और क्या मिला है अपने को, Na2Cr2O7, ओके। एंड इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है, तो ये एक हाइड्रेट कंपाउंड हो गया, यानी अपने को विदाउट वाटर भी एक मिला है विच इज दिस, एंड एक विद वाटर मिला है, एक हाइड्रेट मिला है। तो हाइड्रेट अपने को नहीं लेना, हम लोग जब थर्ड स्टेज में जाएंगे ना तो हम लोग सिर्फ इसको लेने वाले हैं, ये वाला, इसको लेने वाले हैं हम लोग, ओके। यस मैम। ठीक है, आई नो थोड़ा सा ऐसे हेवी लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, बट शुक्र मनाओ तुमको ये लिखने को नहीं है। सोचो 2 साल के पहले बच्चे क्या करते थे, हमारी बैच ने क्या किया होगा जब इतना लिखना था, ओके। तो बस तुमको रिएक्शंस को अभी याद रखने का है, तुमको शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ इससे नहीं आएंगी, तो अच्छा है। अच्छा, किसी के दिल में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया क्या कि ये Cl कहाँ से आ गया, या मैम हम सुन ही नहीं रहे थे, आप पढ़ाओ अपना जो पढ़ाना, हमको नहीं आने वाला। ये Cl कहाँ से आया होगा, दिख रहा है क्या कुछ जहाँ से Cl आ सकता है? उधर सॉल्ट है तो हाँ, लेकिन क्लोरीन इसमें था ही नहीं ना, रिएक्शन के मिक्सचर में कहीं क्लोरीन दिख ही नहीं रहा है, तो क्लोरीन प्रोडक्ट में कैसे आके बैठ गया, मतलब रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ के कुछ वहां पे जाएंगे ना, करेक्ट, बीच में से ही कैसे क्लोरीन आ गया, क्लोरीन तो था मैम ही आप नहीं। ही बता। हम तो सुन ही नहीं रहे, हमारा तो है ही नहीं। H2SO4 के साथ है ना, हम लोग 2-3 ड्रॉप्स ऑफ HCl भी यूज करते हैं, ठीक है। ये मेंशन नहीं है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, बट पहले के टेक्स्ट बुक में था, ओके। HCl भी यूज करते हैं, इसको ना एरो पे दिया था, तो वहां से वो ये आ गया है Cl। मैम कौन करता है हमारी टेक्स्ट बुक प्रिंट? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड करते हैं ना, पीछे नाम दिए होते हैं ना सबके। मैम इतना मिस्टेक्स? अरे ये मिस्टेक नहीं है, उन्होंने डाला नहीं है, उन्होंने कैटलिस्ट वगैरह कुछ दिया नहीं है, उन्होंने मतलब मेंशन नहीं किया कि ये कहाँ से आया है, बस इतना ही। पहले के टेक्स्ट बुक में मेंशन था, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये तो गलत है ना मैम। हाँ वही ना, अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आया तो बेचारा क्या करेगा, गूगल कर लेगा, गूगल करने का, गूगल पापा जिंदाबाद, गूगल पे सब चीजों के आंसर मिलते हैं। हम बेचारे ने वो लेक्चर में सोता है। वो के पीयूष होता है क्या, एक कौन बोला ये बात? खुशी, और कौन बोलता है सब। अच्छा, लास्ट स्टेप है, एकदम इजी स्टेप है। अभी तुम देखो ना, Na2Cr2O7 बन गया है, अपने को सिर्फ यहाँ पे K चाहिए, खत्म ना, K चाहिए ना सिर्फ, तो K तो हम लोग किसी से भी ला सकते हैं, कुछ भी ऐसा यूज कर दो जिसमें K होता है, जिसमें पोटेशियम होगा, तो ये इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, ओके। हाँ, क्योंकि 2 चाहिए ना, K2 चाहिए, तो जिसमें भी 2 K है उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, इसको रिप्लेस करवाना है, तो ये तो एकदम सिंपल हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, K2Cr2O7 प्लस 2NaCl, तो अभी अपना जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो आ गया, खत्म, बस इतना ही था। तो सेकंड और थर्ड स्टेप है ना, काफी इजी है रिमेम्बरिंग के लिए, बिकॉज दो ही है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा वो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा तुमको लगेगा प्रैक्टिस करने को। हाँ, इसका कलर क्या होता है पता है, रेडिश ऑरेंज होता है, ठीक है, या फिर इसको ऑरेंजिश रेड बोल दो, सेम कलर जो कि इसका होता है मिरिंडा का होता है। अगर उसका सॉल्यूशन बनाओगे ना, सेम मिरिंडा, और उसमें कोई फर्क ही नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उसका कलर एकदम 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 सेम वैसे ही होता है, ऑरेंजिश रेड, ऐसा डीप टोन में थोड़ा, बस इतना ही। तो ये तुम्हारा क्या था, K2Cr2O7, ओके। अगर कोई लिख रहा है तो इसको लिख लो, वैसे इस पे भी क्वेश्चन नहीं आया है, एंट्रेंस में भी नहीं आया है, तो अगर कोई लिख रहा होगा तो लिख लो, आने के चांसेस तो है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आ सकता, अभी दिया है टेक्स्ट बुक में,
तो आने की चांसेस है, तो लिख लो इसको। और हो गया कि बोल भी देना। हाँ, ऐसे बहुत बोर हो गए हो ना तुम लोग कि अप्रैल मई से सिर्फ 12th पढ़ रहे हैं हम लोग, हमारी लाइफ में यस कुछ मैम। बचा ही नहीं है। हाँ, जब वो अभी अभी वाइब्स आ रही है, वो जब भी 12th के स्टार्टिंग में थे ना, तो ऐसे थे, हाँ बोलो मैम क्या करना है आप बोलो, मैं पत्थर तोड़ के माउंटेन्स को तोड़ के रख दूंगा नोटबुक में। अभी वो ऐसा हो गया है कि जाओ आप अपना जो बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो, खत्म है बात। अभी कुछ कुछ लेना देना नहीं है हमको। प्रीलियम्स का बहुत टेंशन है, प्रीलिम्स तो पोस्टपोन कर दिए ना। लेकिन फिर भी टेंशन हो रहा है ना मैम। यस मैम, टेंशन तो है ना। केमिस्ट्री के 60 चैप्टर है, मतलब आधा, मतलब बोर्ड्स का तुम्हारा 35 मार्क्स, पता चलेगा कि तुमको कितना आता है। 60 चैप्टर का है। 7 है ना, मेरे 4 है, गायत्री मैम के 3 है। आपने 60 बोला। 7 7 बोला रे, 60 नहीं बोला है। ओके, अभी क्या करना था? हाँ, हमको ना डी ब्लॉक का अभी एकदम लास्ट वाला करना है, इसके बाद अपना डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो मेटलर्जी का पार्ट है, उसको भी निकाल दिए है। मैम अच्छा पार्ट था वो। हाँ, मैम सेकंड प्रीलिम कभी हो रहा, एनी आइडिया? दिसंबर में ना? सेकेंड प्रीलिम हाँ दिसंबर के एंड में हो जाएगा। और टोटल वो कितने होंगे फुल प्रिपेयर है। वो फुल कोर्स होगा। भाई? मैम ये बोलते धमाका, डबल धमाका। वो फुल नहीं तो एटलीस्ट 2-3 चैप्टर तो बढ़ ही जाएंगे ना, जिसका पोर्शन कोरोना तीसरे प्रीलियम के लिए भी रेडी है निखिल। नहीं भाई नहीं। वो ये क्या बोल, सर ने बोला कि मैथ्स का पोर्शन पूरा हो गया, सर तो पूरा ही डालेंगे। अरे तुम एग्जाम को ऐसे क्यों ले रहे हो, ऐसे मत लो। हाँ नहीं लेना। मैम वो प्रेशर आता ही है एकदम यस सुनते ही। मैम, ये मैं क्या बोल रही हूँ, गायत्री मैम क्या पढ़ा रही है तुमको अभी? कुछ नहीं पढ़ा रही। क्या बात कर रहे हो? का लेक्चर बहुत दिन से हुआ ही नहीं। मैम बरसों हो गए। क्या बात हाँ। कर रहे हो, सच में ऐसा इंजस्टिस हो रहा है हर इधर? हाँ महीना हो चुका, महीना। नहीं, ये तो गलत बात हो रही है। और विजय सर का चैप्टर क्या कितना पहुंचा है? कुछ पहुंच रहा है खत्म एंड होने को तक? आया। हाँ गुड, ठीक है। विजय सर के लेक्चर में बहुत मजा आता अच्छा, हम तुझे निखिल मजा को आएगा ज्यादा ना? मजा आता है। है। फेवरेट स्टूडेंट निखिल। मैं कुछ बोलने नहीं वाली इस पे। सब लोग पूछो आज मैम एक बार उसको। सब लोग कुछ अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जिसको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वो बोल सकता है। हाँ, ऐसे कुछ नहीं है कि यू नो हाउ वी ट्रीट यू ना, तो अगर कुछ रहेगा तो एनी टाइम यू कैन टॉक टू मी। हाँ, ऐसे कुछ। मैम सर के लेक्चर में हेडफोन नहीं पहनना पड़ता है? क्यों, बहुत चिल्ला के बात करते हैं क्या? नहीं मैम, सर बीच में इतना जोर से चिल्ला देते हैं कि कान दुखते हैं। अरे वो बाप, सो के उठ जाता मुझे है। चिल्लाते, सबसे ज्यादा मुझे चिल्लाते। क्यों निखिल, तूने ऐसा क्या किया है? कुछ मैम नहीं किया उसको मैम। क्या बोलते बताओ, उसको बोलते शट अप नॉनसेंस। बाप रे, ऐसे ही चाहिए तुमको भी, सबको चाहिए ऐसा ही। मैम सबको मैम तो चिल्लाते हैं। प्रॉपर सुनो मैम, प्रॉपरली उनका होमवर्क करता हूँ, प्रॉपरली आंसर करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, तभी चिल्लाते सबसे ज्यादा। अरे वो एक टारगेटेड बच्चा होता ही है ना जिसकी मस्ती उड़ाते हैं, एक सबके लेक्चर में होता है ना टारगेटेड कि उसकी हम मस्ती आपके करेगा। लेक्चर में आर्यन है। अरे नहीं, अमय मैं अमय मैं नहीं, मैं नहीं किसी को टारगेट वारगेट करती, मैं सबकी लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा हर लेक्चर में कोई अलग रहता है। ज्यादा करके खुशी बेचारी वसूली चढ़ती है। अच्छा, जाने दो वो सब। हाँ, मैम वो तो बहुत कम है मेरे सामने, विजय सर मेरा। तो यू हैव आस्क्ड फॉर इट ना, तो अभी क्या कर सकते हैं? देखो अभी क्या कर रहे हैं। हम रिकॉर्डिंग देखो ना, मजा आएगा आपको सच में। हम रिकॉर्डिंग देखते ना तो मूड फ्रेश हो जाता है।
भाई तुमको गाली खा के मजा आता है? सच में मैम पूरा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है रिकॉर्डिंग देख। हम भी गाली देंगे अभी से तो फिर। नो मैम, हाँ तो तुमको मजा आता है, तुम मैम बोल एक रहे ही हो। सर काफी है, एक ही सर काफी है। हाँ मैम बहुत है वो मेरे लिए। नहीं नहीं, तुमको गाली खा के मजा आता है तो हम भी, मैं गायत्री मैम को बोलती हूँ मैसेज मैम वो करके। सुशी दे दो ना, वो बोल दिए। अच्छा ठीक है, मैं क्या बोल रही थी, अपने को ना प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट करना है, बहुत इजी इजी है, 7-8 प्रॉपर्टीज है। डी ब्लॉक के बारे में अपने को उनका टिंडर का बायो लिखना है, ठीक है। तो उनके बायो में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैसे होते हैं, दे आर ऑल शाइनिंग, चमकते धमकते, ठीक है। शाइनिंग को दूसरा वर्ड क्या है, लश्यरस ना। फिर और क्या होता है उनके पास, हार्ड होते हैं, दे आर हार्ड। एंड उनका डेंसिटी अच्छा होता है, दे हैव हाई डेंसिटी। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, करेक्ट। हाई एमपी, हाई बीपी, ठीक है। और क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स है ना, गुड कंडक्टर्स ऑफ गुड कैटलिस्ट। हीट एंड, यस, गुड कैटलिस्ट, करेक्ट, ठीक है, ये हो गया। और कुछ प्रॉपर्टी याद आ रही है क्या? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो तो केमिकल में आएगा ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग लिख सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, और उनके पास मैनबिलेबल भी होते हैं ना, तो मैनबिलिटी भी लिख सकते हैं। फिर दे कैन फॉर्म अलॉयज, डक्टाइल। हाँ डक्टाइल भी लिख सकते हैं, दे कैन फॉर्म अलॉयज, ये भी लिख सकते हैं, ओके। अलग अलग टाइप के कंपाउंड मिलते हैं अपने को, लाइक पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। खुशी जो तू बोल रही है ना, वो केमिकल प्रॉपर्टी आएगी, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट से अपने को क्या पता चलता है, उनका रिएक्टिविटी, किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, कितना बॉन्ड कर सकते हैं, वो पता चलता है ना। तो वो केमिकल में आएगा, सही पॉइंट है, बट केमिकल में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, लिख लो इसको फटाफट। इसके बाद हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर डी ब्लॉक खत्म और अपने को एफ ब्लॉक करना है, डन मैम। ओके। मैम एक मिनट। हाँ लिख लो लिख लो, अभी के अभी नोट्स बना लो, नोट्स बनाने का चक्कर नहीं चाहिए अपने को। एक सच बात बोलना, तुम वो लोगों HP क्या है? को क्या 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 निकला, थर्ड पॉइंट HP क्या है वो? हाई हाई, सॉरी मैंने, मुझे लिखना था हाई पॉइंट्स, ऐसा लिख सकते हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसके हम आप कुछ बोल रहे थे। हाँ मैं बोल रही थी, तुम लोग को बहुत मजा आता है ना, दूसरों को गाली पड़ती है तो, खुद को पड़ेगी तो नहीं, दूसरों को पड़ेगी तो बहुत Yes, मजा ma'am. आता है ना। दूसरे की बेइज्जती होती है लेक्चर में तो बहुत वो, Yes, ma'am. मतलब वो लेक्चर मैम हिट है सुशील ना। को ज्यादा। सुशील को नहीं मैम मजा आता सबको आता है कुछ मेरे भी। टाइम पे। हाँ, कैसे लोग हो। सब लोग हंसते हैं वो टाइम पे। मन ही मन। हम मन हमें ही टेबल मन। से गिर जाते हैं हंसते हंसते। तुम दोनों वो का क्या विजय सर है ना, बहुत प्यार गंदा है। लेते निकल। मैम इसको भी बोल लेते ना इसीलिए। अमय को भी बोले क्या? शट अप नॉनसेंस। बाप एक बार रे, चुप ही हो गया वो डायरेक्ट। उसके बाद बेचारा। बोलना बंद। हाँ, उसके बाद हमें बेचारा। आज तक नहीं बोला। ऐसा ही चाहिए तुमको, जो लोग तुमको प्यार से रखते हो उनका तुम इज्जत नहीं करते हो ना, ऐसा ही मैम चाहिए। ऐसे सब बॉयज को बोलते। इसको इसके लिए मजा आता है, सुन रहे हो, इसको हम इसको खुशी को। मिस शबनम बोलते हैं ना। हाँ मुस्कान। मैम मधुमति बोलते हैं इसको। मिस मधुमति। ओके, डी ब्लॉक के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, पहले तो सबसे पहले इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मेटल्स है ना,
तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। दूसरा खुशी ने बोल दिया था कि रिड्यूसिंग, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि मैम एक इनर्ट बोला था। इनहर्ट, इनहर्ट नहीं आएगा। और तीसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना उनके पास, तो वेरिएबल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब वेरिएबल सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं, वेरिएबल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, मतलब उनके पास जितना रिएक्टिविटी है उतना किसी के पास नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो कंपाउंड फॉर्मेशन ज्यादा, इसके लिए। ओके, और वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं बहुत ज्यादा, देखा ना हम लोग ने MnO2, CrO2, ये सब ऑक्साइड्स हो गए। एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स, OH वाले, ठीक है, ये भी बनाते हैं। और कैटलिस्ट बहुत सारे ना बायोलॉजिकल रिएक्शंस में यूज होते हैं एज ए कैटलिस्ट, बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस में यूज होते हैं एज ए कैटलिस्ट। ओके, स्पेशली तुम देखोगे तो आयरन है, देन कॉपर है, ये सब है ना अपने बॉडी के लिए भी नीडेड है। ओके, तो इन मेटल्स का बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है। आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो अनीमिया हो जाता है ना, तो वो है थोड़ा बहुत डेफिशिएंसी में कॉपर, अपने थोड़ा बहुत कॉपर चाहिए, थोड़ा बहुत जिंक चाहिए बॉडी में, ये सब बहुत रिक्वायर्ड है। तो ये सब हो गए इनके केमिकल्स प्रॉपर्टी, फटाफट लिख लो। मैम वो इनर्ट वाला एक बार बताओ ना वो पॉइंट, इसमें नहीं है वो दूसरा है। पहले हम लोग ने किया था ना, यस मैम। इनहर्ट ना, प्रॉपर्टीज ऑफ, उसमें किया था क्या हम वो लोग? alloys में था interstitial। हाँ वही, मुझे भी वही लग रहा है, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड में था। Behaves एक as मिनट, inert like diamond. बिहेव लाइक इनर्ट लाइक डायमंड। ओके, हाँ, मतलब है ना, एक बार मैंने बोला था तभी शायद ये कि कोई भी कंपाउंड अभी रिएक्ट हो रहा है तो वो क्यों रिएक्ट होता है, वो रिएक्ट होता है फॉर स्टेबिलिटी ना। तो स्टेबिलिटी के लिए जब वो रिएक्ट होगा, नहीं यार वो इंटरस्टेशियल में नहीं है वो पॉइंट, वो ना यहाँ पे जब हम लोग ने आएंगे स्टार्टिंग में वो वाले पॉइंट्स पढ़े थे ना, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये तब था आई गेस। उसमें दिया था, आपने लिख के दिया था, मेंशन किया था इनर्ट। सब प्रॉपर्टीज बोला था ना। हाँ ओके ओके, इन, अरे खुशी तू, वही मैं सोच रही हूँ, मैंने डी ब्लॉक में कभी ये बोला था कि इनर्ट है। हाँ, इंटरस्टेशियल के लिए मैंने बोला था ना, इंटरस्टेशियल के लिए मैंने ये बोला था कि वो इनर्ट बिहेव करते हैं, मतलब अलॉयज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, अलॉयज, और उसमें भी हम लोग देख रहे थे इंटरस्टेशियल कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो कंपाउंड है ना ये कि बीच में जाके बैठ जाते हैं, मतलब इंटरस्टेशियल गैप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना वो बीच में ही आके बैठ गए, अभी उन्होंने क्या किया, ये आजू बाजू का जो स्पेस था ना इसको ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, तो ये ऑक्यूपाई करने की वजह से क्या हो जाता है, जो अपना एटम है, मेटल का एटम है, वो चारों डायरेक्शन से ब्लॉक हो गया ना। अभी कोई और इलेक्ट्रॉन या फिर कोई और एटम इसको रिएक्ट करना चाहेगा या फिर इसके पास आना चाहेगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बनाना चाहेगा, तो ये है ना एज अ बैरियर आ जाते हैं, एज अ स्क्रीन आ जाते हैं बीच में। ओके, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, रिएक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो रिएक्ट नहीं कर रहे ना, तो इसके लिए मैंने ये बोला था कि इनहर्ट हो जाते हैं, मतलब रिएक्ट नहीं कर रहे किसी के साथ, ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल्स विच आर ऑक्यूपाइंग इंटरस्टेशियल स्पेसेस। ओके, मतलब ये ऐसा हो गया कि एक क्लासरूम में टीचर बैठा है, बाकी सारे स्टूडेंट्स आके, 4 स्टूडेंट्स आके ऐसे बैठ गए, तो बाकी बच्चों को जो आना है, बाकी बच्चों को ये 4 छोड़ के जिनको और डाउट्स पूछने हैं वो आ नहीं पा रहे, क्योंकि ये 4 जन आके बैठ गए।
तो टीचर उनके साथ बिजी हो गए। ओके, इसके लिए मैंने बोला था कि ये एज इनहर्ट हो जाते हैं, इनहर्ट बिहेवियर करते हैं। ये अलॉयज के लिए था, ये डी ब्लॉक के प्रॉपर्टीज में नहीं था। समझा क्या? यस मैम। ओके, तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम करेंगे मेटलर्जी, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अभी क्या प्रॉब्लम हो जाता है पता है? अभी जैसे स्टोरी सुन रहे हो ना, वैसे सुनो। ये पूरा डिलीट हो चुका है, तुमको इसको सुनने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ये टॉपिक से ज्यादा एंट्रेंस के लिए ना तुमको ये आता है कि ओर्स के नाम लिखो, कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ ओर है, उनका फॉर्मूला लिखो। ठीक है, तो वो जो लिस्ट है ना, वही है जो तुमको 10th स्टैंडर्ड में था। अपने टेक्स्ट बुक में ना 8.9 करके दिया हुआ है, 8.9 का एक टेबल दिया हुआ है। तो यही तुमको रेफर करना है फॉर योर एंट्रेंस। बाकी इसमें से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते। ओके, मैं ना वो उसका फोटो भी भेज रहा हूँ कि तुमको कौन से ओर्स लिखने हैं। इसको अपनी एंट्रेंस वाली बुक में लिख लो, और अभी ना कथा सुनने को बैठ रहे हो वैसे बैठ जाओ, बिकॉज इसमें से तुमको कुछ भी नहीं है, डिलीटेड है। अच्छा है तुम्हारे लिए कि तुमको इतना थियोरी नहीं है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? अभी हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्यों करेंगे? क्योंकि डी ब्लॉक वाले सारे मेटल्स हैं, कहाँ पे अपने को मिलते हैं? माउंटेन्स में, जब हम माइनिंग करने को जाएंगे। अभी डी ब्लॉक वाले जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के वजह से क्या हो जाता है कि इनमें ना इम्प्योरिटीज जल्दी कैच कर लेती है। ओके, इम्प्योरिटीज जल्दी कैच कर लेती है। तो तुम ये देखोगे कि डी ब्लॉक वाले जो मेटल्स है ना, एज सॉल्ट्स तुमको मिलेंगे, एज ऑक्साइड्स तुमको मिलेंगे, एज कार्बोनेट्स तुमको मिलेंगे, एज सल्फाइड्स तुमको मिलेंगे। तो कोई भी आके इनसे चिपक सकता है। ओके, तो इसके लिए ना जब हम डी ब्लॉक के मेटल्स पढ़ रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ें। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब है मेटल को अपने प्योरेस्ट फॉर्म में अपने को ढूंढ के निकालना है। ओके, जो भी अपने को अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है, जो भी माइनिंग करने की वजह से मिल रहा है, वो प्योर नहीं होगा। ओके, प्योर नहीं होगा, वो अपने फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होगा, वो मिक्सचर में प्रेजेंट होगा। तो अपने को क्या चाहिए कि इनको इम्प्योर स्टेट से हम लोग लाएंगे इन प्योर स्टेट। हाँ, तो यही जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। अभी बेसिक कुछ टर्म्स है जो हम मेटलर्जी में फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज मिनरल, सेकंड इज ओर, थर्ड इज गैंज। ठीक है, फिर तुम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटलर्जी सुना होगा। तो बेसिक कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन भी होता है ना, और मैंने कुछ बोला था, गैंज बोला था। हाँ, ओके, तो ये सारे टर्म्स है जो बेसिक अपने को मेटलर्जी में लगते हैं। अभी व्हाट इज अ मिनरल? मिनरल क्या होता है, किसी को आइडिया? सच में भी कथा सुनने मत बैठो, सो हो जाओगे। मिनरल क्या होता है? इजी लैंग्वेज में बोल दो ना। हम जो वाटर में आयंस रहते हैं उसको मिनरल्स बोलते हैं। नहीं रे, हम लोग मेटल की बात कर रहे हैं ना। मिनरल का मतलब क्या होगा? एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, ठीक है, जो कि अपने को अर्थ क्रस्ट से मिलता है। ओके, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जो अपने को अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है, दैट इज अ मिनरल। हाँ, अभी मिनरल में ना हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होता है जिसको हम लोग ओर बोलते हैं, जिसको हम लोग ओर बोलते हैं। उसी मिनरल में अपने को गैंज भी मिलता है, मतलब सैंड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, अनवांटेड इम्प्यूरिटीज,
ठीक है, कुछ और कचरा कबाड़ा होगा तो वो भी मिलता है, तो वो गैंज होता है, अनवांटेड पार्टिकल्स। तो ये अपना और जो है वो डिजायर्ड कंपाउंड है कि अपने को चाहिए, ये मेटल है अपना, ओके। ये जो है अपने को अनवांटेड है, ये नहीं चाहिए। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो होता है मिनरल, मतलब नेचुरली जो अपने को अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है वो होता है मिनरल। अभी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन जब हम माइनिंग करके अर्थ क्रस्ट में से मेटल को निकालते हैं, ओके, मेटल को निकालते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर मेटल प्रेजेंट होता है, कोई और मेटल प्रेजेंट होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो हर एक के लिए हम लोग ना कॉन्सेंट्रेशन ये वाला टर्म यूज कर सकते हैं। अभी कॉन्सेंट्रेशन क्यों यूज करते हैं हम लोग? मेटल्स के लिए यूज करेंगे, ओके। जब उसको हम लोग कोई भी प्रोसेस में डाल रहे हैं, सपोज करो कि मुझे मेटल और गैंज का सेपरेशन करना है, तो हम क्या बोलते हैं? यूज अ कॉन्सेंट्रेटेड मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा। अभी आ रहा है क्या? यस हेलो Yes. हेलो, अभी आ रहा है वॉइस? Yes, ओके आ रहा ओके ओके ओके। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी? हाँ, तो हम लोग ये टर्म्स है ना सारे मेटल के लिए यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, ओके। ये नेचुरल फॉर्म है जिसमें अपने को मेटल मिलेगा, नेचुरल फॉर्म, और होगा जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल प्रेजेंट है। गैंज वो है जो अनवांटेड है, और कॉन्सेंट्रेशन ये टर्म हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे अपने को ऐसे बोलना है कि यूज अ कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर, ठीक है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फाइनली डिवाइडेड मैटर ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। मतलब अगर समझो, अगर मैंने तुम्हें एक ना पेज पे मैंने तुम्हें पाउडर दे दिया, ओके, जिस पे तुम्हें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो मैं क्या बोलूंगी? ये जो है ना, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल। मतलब इसमें तुम्हारा कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट भी है, तुम्हारा गैंज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, और अनवांटेड जो भी सब्सटेंसेस है वो भी प्रेजेंट है। तो दिस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल, ओके। इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मेटल है और बाकी का कचरा भी प्रेजेंट है, ओके। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स अपने को दिए हुए हैं। अभी तुम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत तो मेटलर्जी में सीखा होगा, और 2-3 मैग्नेटिक सेपरेटर, फ्रोटेशन प्रोसेस, वॉशिंग, फिर और भी 2-3 प्रोसेसेस थे, रोस्टिंग, ये सब तुमने सीखा होगा, करेक्ट। तो हर एक और के लिए हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसेस यूज करना है? ये आइडिया है क्या? कि अगर मैंने तुम्हें समझो एक एक्स और दे दिया है, ओके, अभी उसके लिए मैं कौन सा अप्लाई करूं? वॉशिंग अप्लाई करूं, रोस्टिंग अप्लाई करूं, कि उसको मैग्नेटिक सेपरेटर में डालूं? ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? कैसे डिसाइड करेंगे? अरे लॉजिकल है, और के प्रॉपर्टीज के वेरी गुड। हाँ, प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि जैसा ओर का प्रॉपर्टी होगा, अगर उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मतलब उसके पास आयन का थोड़ा कंटेंट है, तो हम क्या करेंगे? उसको हम लोग डालेंगे इन मैग्नेटिक सेपरेटर, मैग्नेटिक बेल्ट से वो सेपरेट हो जाएगा फिर ना। अगर उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ही नहीं तो उसको मैग्नेटिक सेपरेटर में डाल के क्या फायदा, ओके। तो ऐसे ही प्रॉपर्टीज को देखना है ओर की, एंड हम लोग उसको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर अलग अलग हम लोग प्रोसेसेस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बेसिक फ्लो चार्ट क्या होता है? बेसिक फ्लो चार्ट क्या होता है? समझो कोई भी ओर तुमको मिला, ओके, पहले तो उसका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग होता है। पहले उसको क्रश करेंगे एंड उसको ग्राइंड करेंगे। ये स्टेप हम लोग क्यों करते हैं?
ये बहुत लॉजिकल है यार, तुम बहुत टाइम पास कर रहे हो। वो इजीली सेपरेट हो जाए। नहीं, क्रशिंग से हम क्या करते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग से ना हम सैंपल साइज को छोटा करते हैं, मतलब उसके पार्टिकल्स को माइन्यूट कर देते हैं, ताकि हम लोग जो भी प्रोसेस आगे यूज करेंगे ना वो इजीली हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेटेड बना देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में लाएंगे उसको, जहाँ पे मेटल का अपने को मतलब जो तुमको आग से कचरा दिख रहा है वो स्टोन्स होंगे, या इसको तो तुम क्रशिंग और ग्राइंडिंग में अलग कर सकते हो ना, सीव के साथ, सीव बोले तो वो छलनी, उसके साथ तुम अलग कर सकते हो ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे उसको, फिर कॉन्सेंट्रेटेड करने के बाद अपने प्रोसेसेस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड करने के बाद जो भी प्रोसेसेस है उसको अप्लाई करेंगे। अभी प्रोसेसेस को अप्लाई करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसका हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। ओके, मतलब डबल चेक का प्रोसेस कि कुछ बचा तो नहीं है। तो ये प्रोसेस अंडर को करने के बाद तुमको प्योर मेटल जो भी है वो आ जाता है। ठीक है, अभी प्रोसेसेस में कौन से प्रोसेसेस इंक्लूड है अपने पास, तो मैग्नेटिक सेपरेटर है, ओके, ग्रेविटेशनल सेपरेटर है, फिर लीचिंग का प्रोसेस होता है, फोर्थ फ्लोटेशन होता है, वॉशिंग का प्रोसेस होता है। ये सब अलग अलग प्रोसेसेस है जो तुम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। रिफाइनिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग लिक्विफिकेशन यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रोसेस है, इसको मत याद रखो, तुम लोग को नहीं है ये, सिलेबस खोल के देख लो चाहिए तो, तुम्हारा ये जा चुका है, तो नहीं करोगे तो फिर भी चलेगा। मैं जस्ट तुमको बोल रही हूँ ताकि तुमको ऐसा ना लगे कि मतलब एक मेजर टॉपिक 5 पेज का मिस आउट हो गया। ओके, और कहीं पे भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो एंट्रेंस में भी छूटना नहीं चाहिए ना अपने को, तो इसके लिए ये फ्लो चार्ट पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। वॉइस ब्रेक तो हो रहा अगर है। किसी अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? नो मैम, अभी क्लियर। अभी आ रहा है। हाँ, मैं बोल रही थी कि ये फ्लो चार्ट है ना वो टेक्स्ट बुक में एज इट इज दिया हुआ है। ठीक है, अभी ओर्स कौन से तुमको पता है? तुमको एक हेमेटाइट ओर है, हेमेटाइट ओर शायद तुम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में किया होगा अगेन, हेमेटाइट ओर है। फिर उसका ना पूरा प्रोसेस दिया हुआ है रिफाइनिंग से, मतलब जैसे वो ओर अपने को मिलता है ना, किस कंडीशन में मिलता है, उसमें कौन सी इम्प्योरिटीज होती है, उसके साथ पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, पूरा प्रोसेस दिया है। ठीक है, पहले हम लोग उसको कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं, उसको रोस्टिंग कैसे करते हैं, उसका रिडक्शन कैसे करते हैं, फिर ब्लास्ट फर्नेस में उसको डालते हैं, ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। ओके, तो तुमको इफ चाहिए तो तुम वो एक बार पढ़ना। ओके, बिकॉज ये डिलीटेड हो चुका है इसके लिए मैं निकाल रही हूँ, इफ तुमको चाहिए तो हम कर सकते हैं। करे क्या पूरा चाहिए क्या कि करे, ज्यादा नहीं, एक Yes, लेक्चर लग जाएगा, करे, ठीक है, ओके, तो हम करते हैं। हाँ, बाकी के कुछ बोल ही नहीं, बाकी को यस मैम। सिर्फ गुप्ता सिबलिंग्स बोल रहे। ये नाम आपको कैसे पता? क्या मुझे सुशील और ये तो सर बुलाते हैं ना, विशाल सर बुलाते हैं। नहीं मैम, राजू सर। अच्छा, राजीव सर बुलाते हैं, विशाल सर भी बुलाते हैं, ये बुलाते हैं तुमको? पता नहीं मैम। ठीक है, ये अपना हेमेटाइट और अपने को मिलता है, तो कैसे मिलता है, हेमेटाइट ओर इज फॉर आयन। ठीक है, आयन इसमें से अपने को निकालना होता है। अभी ये ना वर्ल्ड में आयन जो है ना वो वर्ल्ड में 4th अबेंडेंट एलिमेंट है। हाँ, मतलब सबसे ज्यादा जैसे कि कार्बन अबेंडेंट है, ऑक्सीजन का बहुत अपने को मिल जाता है ना, तो वैसे ही आयन जो है दैट इज द 4th अबेंडेंट एलिमेंट इन द वर्ल्ड। ओके, अर्थ क्रस्ट में अपने को ये मिलता है, तो इसका एक मेजर सोर्स है हेमेटाइट ओर। अभी ये जो हेमेटाइट ओर आता है वो कैसे आता है, तो Fe के साथ साथ ऑक्सीजन होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट हो सकता है, फिर फॉस्फेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये सब है ना पूरा चिपक के आता है।
Okay, so there is a lot of unwanted material, there is a lot of gangs present in this. तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस लगते हैं. ओके, तो इसमें ना तुमको देखो ये हर एक स्टेप पे एक एक चीज अलग होता जाता है. हर एक स्टेप पे ना एक एक चीज अलग होता जाएगा. तो इसके लिए इसका सेपरेशन बहुत बड़ा है. ओके, फर्स्ट सबसे जब भी कोई भी अपने को और माइनिंग करके आता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज कंसंट्रेशन. ठीक है, हम कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, ये जो माइनिंग करके आता है ना मेटल, उसको हम लोग वॉश करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, उसको पाउडर्ड फॉर्म में लाते हैं. ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में लाते हैं. जब मैं बोल रही हूँ ना हम लोग वॉशिंग करते हैं, तब हम लोग एक पावरफुल करंट ऑफ वाटर के फ्लो में इसको वॉश करवाते हैं. ओके, तो क्या हो जाता है, जो भी समझो कि हल्की वाली धूल मिट्टी रहेगी वो चली जाती है इसमें. तो हाई करंट वाटर होता है ये. हाई करंट वाटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला पानी नहीं, जोरदार पावरफुल फोर्स से पानी आता रहता है, और उसमें हम लोग अपना मेटल को रखते हैं एंड देन उसको वॉश करवाते हैं, उसको ड्राई करवाते हैं, उसको पाउडर्ड करवाते हैं. पाउडर कैसे करेंगे, क्रशिंग से उसको पाउडर्ड फॉर्म में लाते हैं हम लोग, क्रश करके उसको पाउडर फॉर्म में लाते हैं. तो ऐसे करके ना अपना और कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, मतलब उसमें जो गैंज मडी पार्टिकल था वो तो निकल गया अभी यहाँ से, तो मेटल का कंटेंट बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन करना. फिर इसका रोस्टिंग करवाते हैं. अभी तुमने रोस्टिंग ये वर्ड सुना होगा जब तुम चॉकलेट्स खा रहे हो, रोस्टेड आलमंड्स, ऐसा तुमने सुना होगा. ठीक है, तो रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रोस्टिंग, या फिर रोस्टेड पीनट्स तुम लोग खाते होगे पोहा जब Yes, खाते ma'am. हो तब ना. तो रोस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग हीट करते हैं. ठीक है, हीट करते हैं. कैसे हीट करते हैं, ऊपर से हवा का फ्लो चालू रखते हैं, एयर नॉर्मली O2 का फ्लो चालू रहता है, और नीचे से हम लोग उसको हीट करते हैं. अभी रोस्टिंग का फायदा क्या है पता है, जो भी इम्प्यूरिटीज हैं रिलेटेड टू सल्फर, आर्सेनिक, ठीक है, वो ना ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है. मतलब मैंने क्या तुमको बोला, अगर समझो मैं एकदम लेमैन डायग्राम बना रही हूँ, मतलब ऐसे नहीं होता बट एकदम इजी करके समझाने के लिए बोल रही हूँ कि नीचे से हम लोग ने फायर रखा है चालू, यहाँ पे अपना मेटल है, और ऊपर से ना हवा आ रही है ना, ऑक्सीजन है. तो आयन के साथ जो भी समझो आर्सेनिक वाली इम्प्योरिटीज होंगी, या फिर आर्सेनिक या फिर सल्फर वाली इम्प्योरिटीज होंगी, तो ऐसी वाली जो इम्प्योरिटीज होती है ना, वो फटाक से ये वाले ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना लेते हैं. ओके, वो लोग ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इसके लिए ये ना आयन को छोड़ के फटाफट ऑक्सीजन के साथ निकल लेते हैं. ओके, सो देयर इज अ चांस कि जब तुम रोस्टिंग कर रहे हो ना, तभी ये वाले मेटल्स लाइक सल्फर, आर्सेनिक, ये निकल जाएंगे. मेटल्स नहीं, ये वाले एलिमेंट्स निकल जाएंगे विद ऑक्सीजन. तो ये रोस्टिंग का फायदा होता है. ओके, एंड रोस्टिंग के बाद हम लोग करते हैं इसमें स्मेल्टिंग. ये सुना है क्या, या फिर उसको रिडक्शन भी बोलते हैं. स्मेल्टिंग करते हैं या फिर रिडक्शन भी बोलते हैं. अभी स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें अपने को लगता है ब्लास्ट फर्नेस. देखा है क्या कभी, 10th के टेक्स्ट बुक में था. मैं दिखाती हूँ, रुको एक मिनट के लिए स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर रही हूँ. तुम लोग ऐसे सड़मर क्यों गए हो एकदम, ऐसे मतलब कुछ जान ही नहीं बचा है तुमने. बहुत पढ़ रहे पीरियड्स है इसीलिए. थक गए मैम. कुछ भी मैम मैम ये टॉपिक में मजा नहीं आ रहा. थक गए. ये ना, क्योंकि थ्योरी है ना यार, थ्योरी में क्या ही कर सकते हैं, कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है ना.
हम फोन भी गर्म हो गए। फोन भी गर्म हो गया। फ्रिज में रख दे। वाओ। आइडिया अच्छा है, तू अप्लाई करना। मेरा नाइट गर्म होता ना वो ना मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बोल दिया ना, ये डिलीट हो गया, इसके लिए तुमको अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं रह गया है। मैम क्या करे, डिलीट है तो क्या, अभी एंट्रेंस में आना है तो पढ़ना तो है ही ना। ये देखो, ये ना ये अपना ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है। अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही शेप होता है, और बहुत बड़ा होता है। मतलब ये वाला पिक्चर देखना, ये देखो कितना बड़ा है ना। ये ऐसे भी होते हैं, ये ऐसे वाले तो तुमने देखे होंगे, ये ज्यादा करके पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के लिए ये ऐसे वाले होते हैं। रिफाइनरी में हाँ होते हैं। हाँ हाँ, रिफाइनरीज वगैरह में होते हैं ये वाले। ये देखो कैसी आग जलती रहती है। ऐसे भी एनवायरनमेंट में लोग काम करते हैं, और तुम सोचो कि तुम्हारा और मतलब मेरा भी फॉर दैट इंस्टेंट लाइफ कितना अच्छा है कि हम लोग घर पे बैठ के ये सब देख रहे हैं। शर्म करो थोड़ी, और तुम बोल रहे हो प्रीलिम का पढ़ के थक गए, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये ना ब्लास्ट फर्नेस है। ओके, अभी इसके ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अभी तुम नीचे से जैसे जैसे जा रहे हो, अभी यहाँ पे देखो, ये आयरन के लिए यूज हुआ है, तो आयरन और लाइमस्टोन जो है वो यहाँ से आ रहा है, ये देखो, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको डाल रहे हैं, यहाँ से इसका एक एंट्री जैसा बना हुआ है। ओके, यहाँ से ये जो एग्जॉस्ट निकल रहे हैं ना, वो किसके लिए, गैसेस को बाहर जाने के लिए, बिकॉज इतना टेम्परेचर है ना यहाँ पे। अगर समझो कुछ भी गैसेस इसके अंदर रह गई तो कुछ और ही हो सकता है, मतलब फटने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसके लिए ना इसको क्या करते हैं, एक एग्जॉस्ट टाइप बना देते हैं जहां से गैसेस तुरंत निकल जाते हैं। मतलब कुछ भी गैस है ना यहाँ पे अक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से अपना पाउडर्ड ओर आएगा, और यहाँ से वो गैसेस निकलेंगे। अभी जब वो ऊपर है तो उसका टेम्परेचर कम है, लेकिन तुम जैसे जैसे नीचे नीचे जा रहे हो, टेम्परेचर देखो कितना बढ़ रहा है। अभी ये हर ब्लास्ट फर्नेस के लिए अलग अलग होता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर अपॉन इट्स हाइट, कि ऊपर का टेम्परेचर और नीचे के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस रहेगा ना, ये हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज जो भी तुम्हारा फायर है या फिर जो भी है वो नीचे से होता है ना, तो ऊपर कम टेम्परेचर मिलता है अपने को। इसका जो बॉडी होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, स्टील का बॉडी होता है, एंड अंदर से ना ब्रिक का लाइनिंग भी होता है। ओके, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं बना अंदर का, अगर ये कुछ हो गया और फट गया तो मतलब बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो होता है वो इसको मोटा बनाते हैं, ये जो लेयर होती है ना उसको मोटा बनाते हैं। ओके, इसमें से कौन से गैसेस बाहर निकलते हैं, तो नाइट्रोजन निकल सकता है, CO2 निकल सकता है। ओके, और जो प्यूरिफाइड आयन है ना वो नीचे यहाँ पे ये देखो ऊपर से आएगा, ऊपर से आने तक उसकी जो जो इम्प्योरिटीज रहेंगी वो निकलते निकलते प्यूरिफाइड मोल्टन आयन जो होगा अपने को बेस में मिलता है, एंड उसके लिए भी एक स्लिट बनाया होता है जहां से वो निकलता रहता है। ओके, मतलब निकलता रहता है, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ कनेक्शन कर देते हैं वो कि वो कलेक्ट होके एक कंटेनर में डायरेक्टली जाता है। ओके, तो ये पूरा ब्लास्ट फर्नेस है। इसके अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग रिएक्शंस होंगे। जैसे पकड़ लो सिलिकॉन है वो अलग टेम्परेचर पे जाता है, फिर उसके बाद पोटाशियम है वो अलग टेम्परेचर पे जाता है। तो इसके लिए मतलब ब्लास्ट फर्नेस का मेजर यूज क्या है पता है, कि अलग अलग रेंजेस होने की वजह से सारे जो एलिमेंट्स है वो कवर अप हो जाते हैं। तो वन शॉट प्रोसेस है अपना, कि ऊपर से ओर डालो इम्प्योर, नीचे आने तक तुमको प्योर फॉर्म मिल जाएगा, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 99% का प्योरिटी के साथ तुमको ये मिल जाएगा। तो अलग अलग कॉलम्स होते हैं, अभी हम लोग इसके कॉलम्स देखते हैं क्या अलग अलग कॉलम्स होते हैं। एक मिनट रुकना। हाँ,
मैं देख रही हूँ कि तुमको कोई वीडियो दिखा सकूं। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। मैम स्क्रीन हाँ मैंने नहीं किया है, रुको रुको रुको, वो ऐड चल रहा था, 1 मिनट दो मुझे। मैम हाँ इस पे एंट्रेंस का क्वेश्चन आता है क्या? ब्लास्ट फर्नेस में, पर नहीं, बहुत कम। नहीं नहीं पता। दिख रहा है अभी स्क्रीन? यस मैम। आवाज आ रहा है ना वीडियो का? यस मैम। The 21st century, laced with state-of-the-art industries, majestic architectural wonders, rocket-fast automobiles, and enormous skyscrapers. It is hard to imagine our world without the magic of metal, without the magic of steel. So how has this wonder of super metal come into existence? And where does it really get made? The answer to this lies right here, beneath the ground and in the pits of fire. Steel, a hard, strong grey or bluish grey alloy of iron with carbon, found in the very ores of our planet, along with other usual elements such as manganese, chromium, etc., is the most extensively used metal in our planet, having its origin from a very huge hot oven called as the blast furnace. The blast furnace, which gets its name from the method that is used to heat it, is a large steel structure lined with refractory fire bricks that can withstand temperatures approaching 2000 degrees Celsius. Although the origin of the blast furnace dates back to Han, China in the 1st century BC, it was in 1709 that Abraham Darby developed a blast furnace that could be fired by coke instead of charcoal, which paved the way for modern-day blast furnace. Traditional blast furnaces are chimney-like structures which are actually 80 to 100 feet wide and 30 meters high, made of iron or steel and used chiefly in the process of smelting, that is deriving a metal out of an ore, in this case steel out of iron ore. The principle involved in this means of extracting metals is that of the reduction of the ores by the action of carbon monoxide, that is, the removal of oxygen from the metal oxide in order to obtain the metal. Lined with fire brick, the furnace is narrow at the top, increasing in diameter downward, but narrowing again suddenly almost at the bottom to form the hearth or crucible where the fine molten products are caught.
The furnace is fed from the top, which has an entry referred to as the charging hole, with a charge of definite quantities of ore, coke, and flux, consisting mostly of limestone, that is carried over the charging ramp. Water is then released, which travels through one end of the water channel and pours down from the other end, hitting the water wheel, which acts like a turbine. The water wheel starts rotating due to the pressure and the flow of water, causing the mechanism of cams to also move, eventually striking the tuyeres to bellow instantaneously. Thus, preheated compressed air is introduced at the bottom through tuyeres, entering just above the crucible. The air passes upward through the charge, where coke is burned to form carbon dioxide and heat. The heat decomposes limestone into calcium oxide and additional carbon dioxide. Carbon dioxide oxidizes coke to form carbon monoxide at a high temperature of 1200 to 1300 degrees Celsius. The carbon monoxide then reduces the ore to iron, taking on oxygen and reverting to carbon dioxide. This gas, together with unused carbon monoxide, nitrogen, and other constituents of the air originally introduced, is let off through a pipe from the top of the furnace, and being still at a high temperature, is employed to heat the stoves into which fresh air for the process is brought. As the operation proceeds, the mass in the furnace becomes molten and descends into the crucible. The iron sinks to the bottom. Impurities, called the slag, being lighter, float on the top. The slag is drained through a pipe in the upper portion of the crucible, which is called the slag pipe. The iron is tapped from below and is run into sand molds to harden. The product is known as pig iron or cast iron, and the place where it is hardened is referred to as pig iron bed. Thus, we now know the secret behind the origin of the miracle metal called steel that has practically shaped our civilization and way of life, from cars to cranes and एक मिनट। हाँ, ओके, तो ये पूरा ना हम लोग ने अभी जो देखा वो ना ब्लास्ट फर्नेस का वर्किंग था। सो वो नहीं गए ना मूवी ऐसा पूरा सो गए क्या? यस मैम। यस मैम। क्या बात कर रहे हो बदतमीज बच्चे, सच में सो गए? मुझे लगा तुमको इंटरेस्ट आएगा देखने में। कुछ इंटरेस्ट नहीं है और नींद आया। यस मैम। और नींद आ गया? अरे भगवान। यस मैम। अरे तो मतलब वही जो हम लोग ने अभी प्रोसेस को डिस्कस किया ना, सेम प्रोसेस है। उन लोग ने सिर्फ अलग इसके लिए बोला, दैट वाज उन लोग ने स्टील के लिए अपने को बोला। हम लोग जो कर रहे हैं वो भी सेम है, सिर्फ और अलग अलग उन लोग ने यूज किया था, नथिंग एल्स। बाकी तो पूरा जो ब्लास्ट फर्नेस का स्ट्रक्चर था वो सेम था। ठीक है, तो ये ब्लास्ट फर्नेस के बारे में था कि अलग अलग टेम्परेचर पे ना अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। अभी वो डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा और यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्या देखा ब्लास्ट फर्नेस का। फिर ये होने के बाद, स्मेल्टिंग का प्रोसेस होने के बाद है ना, देयर इज अ प्रोसेस नोन एज रिफाइनिंग। ठीक है, अभी रिफाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं पता है? जो प्योर आयरन ऑब्टेन्ड है ना, उसको हम लोग देखते हैं कि और भी ये प्योर स्टेट में जा सकता है क्या। तो इसके लिए अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, डिस्टिलेशन होता है, लिक्विफिकेशन होता है। किसी भी प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अपना मेटल क्या है।
ओके तो वैसे कुछ एक्सट्रैक्शन के टेक्निक्स होते हैं जिनको यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितना मेटल है, उसका अवेलेबिलिटी क्या है, नेचर क्या है, उसके ऊपर से हम रिफाइनिंग करते हैं उसका। मतलब यहाँ से अगर तुमको 99% प्योरिटी वाला कंपाउंड मिल रहा है तो यहाँ पे हम लोग उसको रिफाइन करते हैं और भी कोशिश करते हैं कि और प्योर स्टेट में जा सके और प्योरिटी उसको मिल सके। ओके तो ये पूरा प्रोसेस, ये 4 स्टेप का जो प्रोसेस है वो हम लोग हर एक ओर के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब जो भी ओर है उसका पहले कॉन्सेंट्रेशन होता है, फिर हम लोग उस पर कोई भी एक प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेटर, रोस्टिंग, या फिर जो भी प्रोसेसेस है, फ्रॉथ फ्रोटेशन, ऐसे प्रोसेसेस। फिर अगर बिकॉज यहाँ पे आयन का ओर था तो हम लोग ने स्मेल्टिंग किया ब्लास्ट फर्नेस में। फिर रिफाइनिंग का स्टेप तो सबके लिए ही होता है, प्योर को और प्योर बनाने का कोशिश करते हैं, दैट इज रिफाइनिंग। ओके तो ये करने के बाद, इतने प्रोसेसेस करने के बाद अपने को अपना प्योर फॉर्म ऑफ मेटल मिलता है। ठीक है, और लास्ट टाइम मैंने अगर तुमको क्वेश्चन दिया होगा, ज़्यादा लोगों ने तो सॉल्व किए नहीं है, तो एक क्वेश्चन दिया था तुमको, कास्ट आयन, ब्रॉथ आयन एंड स्टील में का डिफरेंस लिखो। ये कितने लोगों को क्वेश्चन मिला टेक्स्ट बुक में? आंसर इसका मिला क्या? यस मैम क्लास के नोट्स में। क्लास के नोट्स में? ओके तो अगर इसका आंसर नहीं मिला होगा ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी टेक्स्ट बुक में ही है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स। अभी तुम जो मुझे पूछ रहे थे ना कि एंट्रेंस में इसके क्वेश्चन आते हैं क्या, तो एंट्रेंस में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ओके एंट्रेंस में इसका परसेंटेज यूज एंड इसका प्रॉपर्टीज के लिए ये जो 3 पॉइंट्स दिए ना, ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं तुमको। तो जो जो एंट्रेंस के लिए ये टॉपिक में से था, मैंने तुमको दोनों फोटोग्राफ सेंड किए। अपार्ट फ्रॉम दिस तुमको एंट्रेंस में इसका क्वेश्चंस नहीं आता है। अगर बहुत ही पेपर उनको टफ निकालना है तो ब्लास्ट फर्नेस का तुमको पूछ लेंगे, बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें कुछ भी नहीं आएगा एंट्रेंस के लिए। ये टॉपिक का तुमको बोर्ड्स में भी कुछ नहीं करना है, पोर्शन से निकल चुका है। तो अभी अपना ना एक ही इसका एफ ब्लॉक बच जाता है। ठीक है, एफ ब्लॉक में तुमको बोर नहीं होगा, एफ ब्लॉक इज अगेन इंटरेस्टिंग है थोड़ा। ठीक है, तो एफ ब्लॉक अपना बच जाता है, जो कि अपना नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, उसके साथ अपना ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम्हारा नेक्स्ट प्रीलिम में तुमको डी ब्लॉक आ रहा है ना? हाँ ना निखिल, चलेगा ना? उसको कोई भी चैप्टर दो केमिस्ट्री का, सब